आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट के लिए राजनीति विज्ञान का प्रश्न बैंक, इसको आप गेस्ट पेपर कह सकते हैं, 1 वीक सीरीज कह सकते हैं। इसके लिए ये पहला प्रश्न बैंक जारी कर रहा हूं। बहुत अधिक मेहनत के साथ इसको तैयार किया गया है। मैंने मेरी मेहनत लगाई है। अब इसे आप कितने विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं वो आपका काम है। यदि अब इसी प्रकार के 3 प्रश्न बैंक जारी होंगे, तीनों प्रश्न बैंक यानी इससे अगला प्रश्न बैंक कब जारी होगा, यानी इसका 24 घंटे के बाद, रिजल्ट देखने के बाद, यानी आप कितने लोगों के पास पहुंचाते हैं और कितना आप प्यार देते हैं, उसके आधार पर ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि इसे बनाने में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। और मैं ये समझता हूं कि इसे बना करके अपलोड करना, जैसे पिछले 3 दिनों से इसे बनाने में, छांटने में, यानी अपलोड करने में, इसको लिखने में और उसे टाइप करने में लगा हुआ हूं, तो इस मेहनत को आप अवश्य ही तवज्जो देंगे, सम्मान देंगे। मैं ऐसी उम्मीद के साथ आपके सामने ये प्रश्न बैंक प्रथम जारी करता हूं। आपके जितने भी सहयोगी हैं, आज मैं अपील करूंगा आपसे कि जितने भी सहयोगी हैं, उन सभी सहयोगियों को, आपके जो सहपाठी हैं, आपके पढ़ने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों को आप शेयर जरूर करेंगे और लिख करके मुझे बताएंगे कि मैंने इस तरह इसको शेयर किया है और मुझे अच्छा लगा, तो आप जरूर मुझे बताएंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, आपका मेरे ऊपर है और मुझे आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है कि आप इसे इतना वायरल करेंगे कि प्रत्येक विद्यार्थी के पास पहुंचेगा, यानी आउट ऑफ राजस्थान तक किया जाएगा, क्योंकि भारतीय राजनीतिक विचारक जो पेपर है ये ऑल इंडिया में चलता है, केवल अपने राजस्थान में नहीं, ऑल इंडिया में चलता है और ये सेम ही पेपर चलता है। तो सभी विद्यार्थी इसको शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार आगे के वीडियो भी आपके लिए प्रस्तुत करता रहूं। और ये प्रश्न बैंक, अगला प्रश्न यानी इसी राजनीति विज्ञान फर्स्ट के 3 प्रश्न बैंक, राजनीति विज्ञान सेकंड, ये सेकंड पेपर है, और फर्स्ट पेपर के भी 3 प्रश्न बैंक, 6 प्रश्न बैंक आएंगे। और इसमें आपके कितने सवाल हैं, यानी मुश्किल से 25 से 26 सवाल है, 26-27 सवाल हैं। और 26-27 सवालों में मैं ये कहता हूं कि आपकी फर्स्ट इकाई जो है, यानी सेकंड इकाई है, एक तो फर्स्ट इकाई का पार्ट है और बाकी सेकंड इकाई का पार्ट है, यानी सारे के सारे क्लियर हो रहे हैं, तो आप जरूर अवश्य इसको सहयोग करेंगे। आइए चलते हैं उन प्रश्नों की तरफ और देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपका। पहला प्रश्न, शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कार्य बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न छांटे गए हैं और उसका उत्तर है आपके प्रजा की रक्षा करना, लोक कल्याणकारी कार्य करना, आर्थिक गतिविधियों का नियमन और प्रबंधन करना, प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करना, न्याय व्यवस्था का प्रबंधन करना, राज्य में निवास करने वाले नागरिकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, समाज के सभी वर्गों के मध्य सद्भावनापूर्ण संबंध बनाने के लिए कानून निर्माण करना, आम जन में नैतिक और धार्मिक गुणों का विकास करने के लिए कार्य करना और परराष्ट्र संबंधों का संचालन करना। यह शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कार्य हैं। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे आया जा सकता है। छोटा प्रश्न इसमें से पूछा जाए तो इसे पूछा जा सकता है कि शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कोई 3 कार्य बताइए, तो आप यहां से 3 कार्य लिख सकते हैं। बड़ा प्रश्न यदि मान लो आपके 100 शब्दों वाला या 50 शब्दों से ऊपर वाला आता है, तो आपके ऐसे आ सकता है कि शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कार्य संक्षेप में बताइए, तब आपको 4-5 लिखना है। और बड़ा आ जाता है तो फिर ये पूरा लिखना है। इसीलिए मैंने इस प्रकार के प्रश्न आपके लिए शामिल किए हैं। इसमें छोटे और बड़े सारे प्रश्न मिलेंगे, छोटे और बड़े सारे प्रश्न मिलेंगे। बहुत अधिक मेहनत के साथ तैयार किया गया है। दूसरा प्रश्न है कि शुक्र नीति में वर्णित दंड व्यवस्था का वर्णन कीजिए। छोटे वाला प्रश्न है, लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न आते हैं उसमें से है। शुक्र ने दंड व्यवस्था पर विस्तार से प्रकाश डाला है। इस प्रकार आपको उत्तर लिखना। उत्तर लिखते समय देखिए जहां कहीं मैंने अंडरलाइन किया तो आपको अंडरलाइन भी करनी है। शुक्र के अनुसार दंड व्यवस्था के प्रसंग में निम्नलिखित बातों का प्रतिपादन आवश्यक है। एक तो निष्पक्षता, यानी शुक्र कहते हैं कि निष्पक्षता आवश्यक है, किसी पक्षपात के साथ दंड व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। दंड की मात्रा और प्रकृति का निर्धारण होना चाहिए कि दंड मात्रा, जैसे कौन से अपराध के लिए कितना दंड दिया जाना चाहिए। दोष सिद्धि के लिए कानूनी प्रक्रिया का परिपालन। दोष सिद्धि के अर्थात है जैसे एक व्यक्ति को अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए उसे पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। शुक्र नीति में दंड नीति का वर्णन है ये। तीसरा प्रश्न है आपके कि शुक्र नीति में वर्णित अपराध के 4 प्रकार बताइए। छोटे वाले प्रश्न है, लघुतरात्मक प्रश्न है, तो आप इनमें से शुक्र नीति में अपराध के
4 प्रकार। पहला है कायिक। कायिक का मतलब शारीरिक, यानी शारीरिक आघात से संबंधित, शरीर पर कोई तरह की चोट पहुंचाना। वाचिक। वाचिक का अर्थ है वाणी से किया गया अपराध, जैसे अपशब्द बोलना, गालियां निकालना, ये वाचिक अपराध में आता है। 9610208295 ये आपके लिए नंबर हैं। यानी आप इन नंबरों पे यानी जैसे मान लो बहुत सारे विद्यार्थी और अनसर्ट मैसेज करते रहते हैं, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैसेज करना पहले अपना नाम लिखें, विषय लिखें, अपना जिला लिखें। और वैसे आपको ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको यानी नंबरों की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, क्योंकि लिंक में आपके ग्रुप का लिंक मैंने दे दिया है, टेलीग्राम चैनल का भी और व्हाट्सएप का भी, यानी दोनों का लिंक है वो मैंने आपके इसमें दे दिया है, तो आप वहां से देख सकते हैं और वहां से ऐड हो सकते हैं। इसमें तो यह है कि जैसे मान लो कभी बहुत अधिक आवश्यक हो, कहीं समझ में नहीं आए, तो आप इस पर व्हाट्सएप पर आप लिख सकते हैं। ज्यादातर आपको लिख के ही पूछना है। तीसरा दंड है, उन्होंने बताया मानसिक। मानसिक का अर्थ होता है कि अपराध करने की इच्छा थी। और चौथा उन्होंने बताया सांसर्गिक, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्वयं तो अपराध नहीं किया लेकिन अपराध करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता पहुंचाई हो। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। अब देखिए ये छोटे प्रश्न आएंगे, 20-20 शब्दों वाले प्रश्न आ जाते हैं। इसी पार्ट में से कौन से प्रश्न है वो महत्वपूर्ण है। शुक्र के अनुसार आन्वीक्षिकी में क्या क्या विषय आते हैं। आन्वीक्षिकी में न्यायशास्त्र और वेदांत आते हैं। क्या आते हैं? न्यायशास्त्र और वेदांत आते हैं। शुक्र के अनुसार त्रयी में कौन सी बातों का समावेश होता है। त्रयी में धर्म, अधर्म, कामना और मोक्ष आते हैं। त्रयी का अर्थ होता है 3, और 3 उसमें एक तो धर्म, अधर्म, कामना और मोक्ष, ये 3 विषय उसमें आते हैं। शुक्र के अनुसार वार्ता में कौन से विषय आते हैं। वार्ता में अर्थ और अनर्थ आते हैं। कौन से आते हैं? अर्थ और अनर्थ आते हैं। दंड नीति से शुक्र का क्या आशय है। देखिए ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। दंड नीति की क्या परिभाषा है। दंड नीति में न्याय और अन्याय आते हैं। शुक्र नीति के अनुसार दुष्टों के दमन को दंड कहते हैं। इसी कारण राजा दंड और राजा की जो नीति है वो दंड नीति कहलाती है। तो यानी दंड नीति शुक्र के अनुसार दंड नीति क्या है? दुष्टों का दमन करना दंड कहलाता है, और राजा को दंड के रूप में और उसकी जो नीतियां हैं वो दंड नीति के रूप में मानी जाती है। शुक्र ने राजा की सत्ता पर किन किन नियंत्रणों की व्यवस्था की है। बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, ये 21 सेकंड आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी। लेकिन आप इसको मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अपने साथियों को, यानी जो भी आपके साथी हैं, उन्हें अवश्य ही भेजें। शुक्र ने राजा को निम्न प्रकार से नियंत्रित किया है। पहला है धर्म और नीति का नियंत्रण, शासक पर वित्तीय नियंत्रण, मंत्रियों और सभासदों से परामर्श की अनिवार्यता, शासकीय दायित्वों की उपेक्षा कर लौकिक और पारलौकिक दुष्परिणाम, यानी ये भी है। और 5वां है जनता और जनमत का नियंत्रण है। राजा के व्यक्तिगत गुण और कठोर दिनचर्या है। यानी शुक्र ने राजा की सत्ता पर ये 6 नियंत्रण इन्होंने बताए हैं। अगला प्रश्न है आपके 9वां प्रश्न बनता है कि शुक्र के अनुसार मंत्री कितने होने चाहिए और उसने इन मंत्रियों का उल्लेख किस प्रकार किया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शुक्र का वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखें। शुक्र नीति में 8 मंत्रियों का उल्लेख है, जिसमें सुमंत्र है, पंडित है, मंत्री है, प्रधान है, सचिव है, अमात्य है, प्रायविभाग है, प्रतिनिधि। ये 8 तो मंत्री होते हैं, 8 मंत्री है, 8 राजा की प्रकृतियां हैं। 2 न्यायाधिकारी होते हैं, 2 न्याय पदाधिकारी होते हैं, जिनमें से एक पुरोहित होता है और दूसरा दूत होता है। एक पुरोहित और दूसरा दूत, और ये राजा की 10 प्रकृतियां हैं। 8 प्रकृतियां, 8 मंत्री हो गए, 2 इनके न्याय पदाधिकारी हो गए, पुरोहित और दूत। इस प्रकार राजा की 10 प्रकृतियां हैं। तो आपके प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि शुक्र के अनुसार राजा की 10 प्रकृतियां कौन सी है, लिखिए। तो शुक्र के अनुसार 10 प्रकृतियों में 8 तो मंत्री आते हैं और 2 न्याय पदाधिकारी आते हैं। क्या आपके समझ में आ रहा है, जरूर बताइएगा। 10वां प्रश्न है आपके, शुक्र नीति में युद्ध को किस प्रकार परिभाषित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुक्र नीति के अनुसार परस्पर शत्रुभाव रखते हुए 2 व्यक्तियों का अस्त्र शस्त्र द्वारा जो व्यवहार होता है उसे युद्ध कहते हैं। देखिए ये छोटे प्रश्न आते हैं ना, 20 शब्दों वाले या 50 शब्दों वाले, 20 शब्दों वाले, उनमें से ये प्रश्न बनता है, तो बहुत अधिक अच्छा महत्वपूर्ण है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि राजनीति शास्त्र को शुक्र नीति की कुछ अधिक महत्वपूर्ण देन बतलाइए। राजनीति शास्त्र को शुक्र नीति की क्या देन है, या शुक्र ने राजनीति शास्त्र को क्या दिया, इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। तो इसमें आपको 5 बातें लिखनी है। कौन कौन सी? एक तो शासक की सत्ता पर प्रभावी नियंत्रण का उल्लेख है। दूसरे, लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतिपादन किया है। तीसरा है शासक के संगठनात्मक और प्रक्रियात्मक पक्षों की वैज्ञानिक विवेचना की है। चौथा है परराष्ट्र संबंधों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों की विवेचना की है। 5वां है प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था के प्रतिपादक है वो शुक्र कहलाते हैं। शुक्र है वो प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था के प्रतिपादक
कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके बनता है कि शुक्र नीति के अनुसार विदेशी संबंधों के संचालन के साधन बताइए। विदेशी संबंधों यानी परराष्ट्र संबंधों के संचालन में कौन कौन से पद होने चाहिए, कौन कौन से अधिकारी होने चाहिए। एक तो दूत व्यवस्था, दूसरा है गुप्तचर व्यवस्था, तीसरा है सैन्य बल। ये तीन चीजें हैं वो यानी परराष्ट्र संबंधों में सबसे ज्यादा काम करती है ये शुक्र नीति के अनुसार। 13वां प्रश्न है आपके राजाराम मोहन राय को। अब अगला पार्ट आ जाता है राजाराम मोहन राय। यहां से आपका सेकंड जो है वो इकाई शुरू होती है। वो फर्स्ट इकाई का ही था वैसे, अब ये सेकंड इकाई शुरू होती है। सेकंड इकाई में देखिए राजाराम मोहन राय को नवीन भारत का संदेशवाहक क्यों कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर आपको लिखना है कि राम मोहन राय को देश विदेश की, जिसमें विशेष रूप से भारत और इंग्लैंड की राजनीति में गहरी रुचि और गहरा ज्ञान था। उन्होंने राजनीतिक जागरण की दिशा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष काम किए। जिस समय नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सोचता भी नहीं था, जिस समय, ध्यान दीजिएगा, जिस समय नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सोचता भी नहीं था, विदेशी हुकूमत के सामने अपनी बात को प्रस्तुत नहीं कर पा रहा था, ऐसे समय में राम मोहन राय ने देश की राजनीति के विभिन्न पक्षों पर ध्यान दिया और विविध समस्याओं के संबंध में अपने बुद्धिमत्ता पूर्वक विचार और समस्याओं के निदान शासन के सम्मुख रखे थे। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, देश का यानी संदेशवाहक कहा जाता है। उनके द्वारा प्रस्तुत निदानों और सुझावों को वैसे शासन ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन शासन के दोषों के प्रति भारतीय जनता की चिंता अपने शासकों के समक्ष रखी। इसीलिए उन्हें नवीन भारत का संदेशवाहक कहा जाता है। नवीन भारत का संदेशवाहक इसलिए कहा जाता है। देखिए मात्र आधा घंटा में आपकी जो है वो क्लियर हो जाएगी, लगभग आधा घंटे से ज्यादा नहीं टाइम लगेगा। 14वां प्रश्न है कि राजाराम मोहन राय स्वराज्य के पैगंबर थे। उक्त कथन के आधार पर राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों का वर्णन कीजिए। अब देखिए मान लो ये प्रश्न यहां से मैंने बनाया है। अब ऐसा प्रश्न सीधा भी पूछा जा सकता है कि राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों की विवेचना कीजिए। तो आपको यहां देखना है, यहां फोकस करना है कि राजनीतिक विचार पूछे गए हैं, इसका मतलब इसका उत्तर यही होगा। ये जरूरी नहीं कि जैसे मान लो ये मैंने बनाया, यहां से प्रश्न बनता है, इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो आप ध्यान रखें, राम मोहन राय के राजनीतिक चिंतन की प्रमुख बातें इस प्रकार है। पहली है वैयक्तिक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन। ये बड़े वाला प्रश्न है, 20 अंकों का। ध्यान रखना इसको, यानी अच्छी तरह से इसको उतार लेना अपनी कॉपी में ताकि आपके ध्यान रहे, या आप 2-3 बार देख लेंगे तो भी ये अच्छी तरह से हल हो जाएगा। पहला है इसका पॉइंट, वैयक्तिक राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन। वैयक्तिक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राम मोहन राय ने लोक, ग्रोसियस और थॉमस पेन, देखिए मैंने यहां अंडरलाइन करना भूल गया, यहां पर आपको अंडरलाइन करनी है। राम मोहन राय ने लोक, ग्रोसियस और थॉमस पेन की भांति प्राकृतिक अधिकारों की पवित्रता पर विचार किया। वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्राकृतिक अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। मानव कल्याण में भी उनकी गहरी आस्था थी। वाल्टेर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो की भांति राम मोहन राय को स्वतंत्रता के आदर्श से उत्कृष्ट प्रेम था। जैसे ये ना, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। अगला प्रश्न है, जैसे वे प्रत्येक स्थिति और प्रत्येक मूल्य पर व्यक्ति की गरिमा के पोषक, रक्षा के पोषक थे और स्वतंत्रता, अधिकार, अवसर, न्याय आदि राजनीतिक वरदानों को सर्वोच्च मानते थे। यानी राजनीतिक अवसर जितने भी हैं उनको सर्वोच्च मानते थे। राज्य को ऐसी दिशा में प्रेरित करने की आकांक्षा रखते थे कि व्यक्ति को ये वरदान सुलभ हो सके। राम मोहन राय को अपने देश से गहरा प्रेम था। उन्होंने भारत राष्ट्र को स्वराज्य प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाने के में प्रत्यक्ष नहीं वरन परोक्ष रूप से योगदान दिया था। वो आगे कूद कर नहीं आए थे। अपने चिंतन और कार्यों के माध्यम से उन्होंने बौद्धिक जागृति को जन्म दिया। राम मोहन राय ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति से आत्म अनुशासित होने की बात कही। प्रत्येक व्यक्ति को कहा कि आत्म अनुशासित होना जरूरी है। अगला है उनका प्रेस की स्वतंत्रता। क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। और प्रेस की स्वतंत्रता आप जानते हैं, राम मोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। और जब 1823 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने समाचार पत्रों पर जब प्रतिबंध लगा दिया था, तब उन्होंने देश के प्रबुद्ध विचारकों के साथ मिलकर के और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका भेजी थी। और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका थी वो किसकी थी? राजाराम मोहन राय की थी। 1821 ईस्वी में उन्होंने संवाद कौमुदी नामक बांग्ला पत्रिका और मिरातुल अखबार नामक एक फारसी पत्रिका भी प्रारंभ की थी।
संवाद कौमुदी उन्होंने 1821 में, और मिरातुल अखबार है वो भी उन्होंने एक पत्रिका फारसी में निकाली थी। तो प्रेस की स्वतंत्रता। तीसरा इनका राजनीतिक विचार है न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप। राम मोहन राय न्यायिक व्यवस्था पर विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि न्यायाधीशों और जूरी की प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहिए, आम जन के साथ जातिगत आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित जूरी अधिनियम 1827 की कमियों को उन्होंने बताया है, और 17 अगस्त 1829 ईस्वी को इस अधिनियम के विरुद्ध ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों में उन्होंने एक याचिका प्रस्तुत की थी। यानी कब की थी? 17 अगस्त 1829 ईस्वी को इस अधिनियम के विरुद्ध ब्रिटिश पार्लियामेंट में दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए याचिका तैयार की गई, जिसमें राजा राम मोहन राय की विशेष भूमिका थी। चौथी इनकी राजनीतिक विचारों में है प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप। राम मोहन राय ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रशासनिक व्यवस्था के सुधारों की सिफारिश भी की कि प्रशासन में क्या क्या सुधार होने चाहिए। उन्होंने कहा कि देशी लोक सेना की स्थापना होनी चाहिए, देशवासियों को अधिक नौकरियां और ऊंचे पद दिए जाने चाहिए, देशवासियों मतलब भारतवासियों को, और रैयत की दिशा में सुधार, यानी जो कृषि है उसमें सुधार, और उनकी रक्षा के लिए कानून का निर्माण किया जाना चाहिए, यानी खेती करने वाले जो कृषक है उनके लिए भी कानून निर्माण किया जाना चाहिए। पांचवा उनका बिंदु है राजनीति और कानून के माध्यम से समाज सुधार। राजा राम मोहन राय ने सुझाव दिया कि राजनीति और कानून के माध्यम से समाज सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए, और उन्हीं के प्रयत्नों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा निषेध कानून बनाया था 1833 में या 1833 के आसपास। तो वो जो कानून बनाया था, तो उस कानून को बनाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। छठी बात है कि मानवता और विश्व बंधुत्व के समर्थक थे, यानी वो वसुधैव कुटुंबकम वाले थे। राम मोहन राय महान मानवतावादी थे। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास था। समस्त मानव जाति को एक परिवार और विभिन्न राष्ट्रों और जातियों को उसकी शाखाएं मानते थे। उन्होंने लिखा है, परमात्मा धर्म को ऐसा बना दे जो मनुष्य और मनुष्य के बीच भेदों और घृणा को नष्ट करने वाला हो और मानव जाति की एकता और शांति का प्रेरक हो। ये उनके राजनीतिक विचार है। एक आपके ये प्रश्न आ सकता है कि राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद का समर्थन और बहुदेववाद का खंडन किया है, विवेचना कीजिए। ये छोटा प्रश्न आ सकता है। राम मोहन राय उपनिषदों के आध्यात्मिक यानी एकत्ववाद और कुरान के तौहीद सिद्धांत से प्रभावित थे। तौहीद सिद्धांत का अर्थ है ईश्वर की एकता, और ईश्वर की एकता में उन्हें पूरा विश्वास था। अतः एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने हिंदुओं के बहुदेववादी विचारों का खंडन किया, और एकेश्वरवाद के प्रबल समर्थक होने के कारण उन्होंने फारसी भाषा में तुफ्त उल मुहीदीन नामक पुस्तक की रचना की। किसमें? फारसी भाषा में तुफ्त उल मुहीदीन की रचना की, और उनके चिंतन में प्राकृतिक धर्म के तत्व भी देखने को मिलते हैं। उन्हें आत्मा की अमरता में पूरा विश्वास था। आपके लिए जो नंबर है वो है 9610208295, और इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आगे आगे और बनते रहें। क्योंकि अगला वीडियो जो पार्ट 2 है वो तभी आएगा जब इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, यानी इसका रिजल्ट अच्छा आएगा तो पार्ट 2 है वो जल्दी ही जारी हो जाएगा। राम मोहन राय के सामाजिक विचार लिखिए। ये प्रश्न है, राम मोहन राय के सामाजिक विचार। राम मोहन राय के सामाजिक विचार इस प्रकार है कि परंपरावादिता का विरोध। उन्होंने परंपराओं जो चल रही है उनका विरोध किया। राम मोहन राय ने लंबे समय से चली आ रही कुप्रथाओं का अंधानुकरण करने का विरोध किया है। दूसरा है इसमें सती प्रथा का विरोध। राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोधी थे। 1811 में जब उनके बड़े भाई जगमोहन की मृत्यु के बाद उनकी भाभी को उनकी इच्छा के बिना बल प्रयोग के आधार पर जला दिया गया था, तो उसी समय इस अमानवीय कृत्य से वो अधिक प्रभावित हुए, और उसी समय उन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने की शपथ ली थी। तो सती प्रथा के वो विरोधी थे। नारी स्वतंत्रता, नारी अधिकार, नारी शिक्षा और नारी उद्धार के प्रबल समर्थक थे। नारी स्वतंत्रता, नारी अधिकार, नारी शिक्षा, नारी उद्धार के प्रबल समर्थक थे। राम मोहन राय ने स्त्रियों की दीनहीन स्थिति को समाप्त करने के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए। उनके अनुसार स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा मंदबुद्धि नहीं है। उन्होंने प्राचीन भारत की जैसी लीलावती है, भानुमति है, कर्नाट राजा और कालिदास की पत्नी है, याज्ञवल्क्य की पत्नियां गार्गी और मैत्रेयी है, उन प्रतिभाशाली और विद्या और ज्ञान की साकार मूर्तियों का उदाहरण देकर के कहा है कि इतिहास में हजारों नारियां पुरुषों से अग्रणी रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि नारी स्वतंत्रता को महत्व दिया जाना चाहिए। राम मोहन राय ने हिंदू स्त्रियों को अपने पति की संपत्ति में अधिकार वंचित रखने की प्रथा की भी कटु आलोचना की है।
यानी पहले ये कहा गया था, आजकल तो अब तो समान अधिकार बना दिया गया है, लेकिन उस समय की बात है। और उसके संबंध में 1822 ईस्वी में एक उन्होंने विद्वतापूर्ण लेख भी लिखा था। और उस लेख की एक लाइन है कि राम मोहन राय ने कहा कि कट्टर हिंदुओं को चाहिए कि शैव विवाहों को भी वही मान्यता दी जानी चाहिए जो वैदिक विवाहों को प्राप्त है। अगर उनकी सलाह मान ली जाती तो विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह, यौवन आरंभ के उपरांत विवाह आदि हिंदू समाज में मान्य होते। यानी ये इतनी अच्छी बात इन्होंने कही है। अगला सामाजिक विचारों में है जाति प्रथा और जातिगत संकीर्णताओं का विरोध। राम मोहन राय ने समाज में व्याप्त जातिगत संकीर्णताओं का विरोध किया और जाति प्रथा के विरुद्ध प्रचार किया। उन्होंने कहा कि जाति के का आधार जन्म नहीं होना चाहिए, कर्म होना चाहिए। यानी एक व्यक्ति कहीं भी जन्म लेता है, लेकिन उसका कर्म अच्छा है तो उसे उसी श्रेणी में रखना चाहिए, अच्छे कर्म वाले में। किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर श्रेष्ठ अथवा हीन नहीं माना जा सकता। राम मोहन राय ने कौन कौन सी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, ये 16वां प्रश्न है। ये इंपॉर्टेंट है, छोटा प्रश्न है, बट छोटे वालों में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कौन कौन सी पत्र पत्रिकाओं को किया? बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी 1821 में, मिरातुल अखबार और एक ब्राह्मणिकल मैगजीन जो इंग्लिश में उन्होंने पत्रिका प्रारंभ की थी। और राम मोहन राय भारत में राष्ट्रवादी पत्रिका के जन्मदाता थे। यहाँ एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रवादी पत्रिका के जन्मदाता कौन थे, तो आप कहोगे कौन थे? राम मोहन राय। 17वां प्रश्न बनता है कि राम मोहन राय का योगदान बताते हुए उसकी 4 बातें लिखनी है। राम मोहन राय का क्या योगदान रहा? तो पहली योगदान की बात है, बुद्धिवादी दृष्टिकोण था, पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता थे, तीसरी है शक्तिशाली धर्म और समाज सुधारक थे, और चौथा है राष्ट्रीय आंदोलनों में योगदान था। अगर मान लो आप ये चाहते हैं कि मुझे तो राम मोहन राय को पूरा पढ़ना है, तो इससे पहले अपना वीडियो बनाया हुआ है, राम मोहन राय पर भी है और शुक्राचार्य पर भी है, सभी पर है, तो वहां से आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। नंबर आपको बताए दिए 9610208295। और 5वीं बात है, मानवतावाद और अंतरराष्ट्रवाद के जनक थे। अब 18वां प्रश्न बनता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का संक्षेप में जीवन परिचय दीजिए। एक प्रश्न मैंने यहां छोड़ दिया है, लेकिन यहां पर आपको राजा राम मोहन राय का परिचय आपको याद करना है। परिचय आपको जरूर याद करना है। हो सकता है मैं अगला जो पार्ट निकालूं तो उस पार्ट में भी मैं ये भूल सुधार के नाम से इस प्रश्न को दे दूं, क्योंकि परिचय है वो प्रत्येक का पूछा जा सकता है संक्षेप में। छोटे प्रश्नों में पूछा जाएगा, बड़े में नहीं पूछा जाएगा। संक्षेप में जीवन परिचय बताना है। स्वामी दयानंद का जन्म काठियावाड़ की मोरबी रियासत के टंकारा नामक स्थान पर 1824 ईस्वी में हुआ और एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका मूल नाम जो था, पारिवारिक नाम था, मूल शंकर था। क्या नाम था? मूल शंकर था। उनका परिवार धर्मपरायण था, लेकिन छोटी छोटी घटनाओं से, धार्मिक अंधविश्वासों से उनका मोह भंग हो गया। यानी धार्मिक अंधविश्वास देख करके उनका इन छोटे छोटे जैसे आस्थाओं से मोह भंग हो गया। उनके निकटतम परिवारजनों की मृत्यु, जैसे छोटी बहन की मृत्यु, चाचा की मृत्यु, और इनसे भी उन्हें सांसारिक जीवन से विरक्ति हो गई। सांसारिक जीवन से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया और 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग करके दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हेतु तपस्या करने के लिए वो निकल पड़े। 21 वर्ष की अवस्था में वो निकल पड़े। 1824 में उनका जन्म हुआ, तो इसका मतलब है कि 1845 के आसपास वो निकल गए। और अक्टूबर 1860 ईस्वी में उन्हें मथुरा में गुरु बिरजानंद जी मिले थे। 1860 ईस्वी में 15 साल तक घूमने के बाद, और 14 नवंबर 1860 ईस्वी को उन्होंने अपने गुरु बिरजानंद के सम्मुख सहज समर्पण कर दिया, अर्थात उन्हें गुरु धारण कर लिया। तो इनके गुरु का नाम क्या था? बिरजानंद जी था। 14 नवंबर 1860 को उन्होंने उसे धारण किया। और 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को उन्होंने प्रथम आर्य समाज की स्थापना की। और 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को जोधपुर नरेश जसवंत सिंह की वेश्या नन्नी बाई ने षड्यंत्र रच करके दूध में विष दे दिया, जिसके कारण इस महान आत्मा का देहावसान हो गया। यानी 1883 में उनकी मृत्यु हुई। ये इसका संक्षेप में परिचय है। स्वामी दयानंद सरस्वती के चिंतन में भारतीय राष्ट्रवाद था, स्पष्ट कीजिए। ये आपको देखना है। राष्ट्रवाद यानी भारतीय राष्ट्रवाद की भावना थी, तो इसमें आपको देखना है। अब यहाँ पर राजनीतिक विचार देखना है तो भी उसमें लगभग ये सेम ही है, तो आप इसमें देख सकते हैं। पहला है, हिंदू पुनरुत्थानवाद के आक्रामक समर्थक थे। स्वामी जी का विचार था कि किसी विदेशी पंथ को अंगीकार कर लेने से राष्ट्रीय भावना संकट में पड़ जाएगी, और उन्होंने इस सत्य को समझ भी लिया था कि इन परिस्थितियों में मात्र
उपदेश देने और पुस्तकें लिखने से कुछ भी नहीं होता, देश का खोया हुआ गौरव प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने दुगुनी शक्ति के साथ प्रत्याक्रमण शुरू कर दिया। यानी जो दूसरे धर्म वाली जो संस्कृतियां हैं और जो उन्हें यानी हराने का प्रयास कर रही थी, उनके ऊपर उन्होंने दुगुना प्रत्याक्रमण किया। इस्लाम और ईसाई मत का पूरी शक्ति के साथ खंडन करते हुए उन्होंने वैदिक धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा हम सर्वश्रेष्ठ हैं और आवश्यकता केवल आगे बढ़ने की है। अगला उनका राष्ट्रवाद के संबंध विचार है। विवेक शून्य अंधविश्वासों और परंपरावाद के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया था। विवेक शून्य जो अंधविश्वास है, स्वामी जी अंधविश्वास और परंपरावाद के विरुद्ध संघर्ष करने वालों में आक्रामक योद्धा की भूमिका उन्होंने निभाई और वह एक एकेश्वरवादी और सर्वशक्ति संपन्न चेतन परमेश्वर के पूजक थे। उन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, महिला वर्ग की अशिक्षा और पर्दा प्रथा एवं समुद्र यात्रा निषेध जैसी प्रथाओं का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने एक जागृत और शक्तिशाली समाज का निर्माण किया था। तीसरा है वैयक्तिक और सामाजिक चरित्र निर्माण का संदेश। वैयक्तिक और सामाजिक चरित्र निर्माण का संदेश। स्वामी दयानंद ने उदासीनता, निष्क्रियता, प्रमाद, आलस्य और भाग्यार्पण के स्थान पर उन्होंने शक्ति की सर्वोच्चता, पराक्रम, उत्साह और उत्तरदायित्व की सक्रिय भावना की उन्होंने शिक्षा दी थी। उन्होंने सामाजिक चरित्र और सामाजिक पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया था। वैयक्तिक और सामाजिक चरित्र निर्माण इस बिंदु के अंतर्गत। चौथी उनकी विशेषता ही कि निर्भीकता और कर्तव्य पालन का संदेश। स्वामी जी अत्यंत निडर थे। वे न्याय और शक्ति की रक्षा के लिए हमेशा कटिबद्ध रहते थे। उन्हें डर नहीं था। उनके अनुसार मनुष्य को सदैव दुष्टों का नाश, दमन और विरोध करने का निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। उनके अनुसार दुष्टों का दमन ही अपनी सच्ची मानवता है। पांचवी बात है उनकी विशेषताओं में देश की स्वतंत्रता के प्रति तीव्र अनुराग, देश की आजादी के प्रति। स्वामी जी के अनुसार देश में सबसे पहले मानसिक पराधीनता आई थी और उसके बाद राजनीतिक पराधीनता। इसलिए सबसे पहले हमें व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वतंत्र करना होगा, यानी मनुष्य आत्मिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। उन्होंने भारत को आर्यव्रत कहा और स्वामी जी के अनुसार यह देश पारसमणि का देश और स्वर्ण भूमि था। इसलिए दयानंद के ऐतिहासिक दर्शन के अनुसार प्राचीन काल के में समस्त विश्व में आर्यों का चक्रवर्ती राजतंत्रीय साम्राज्यवाद फैला हुआ था। यानी क्योंकि ये आर्यव्रत है, यहाँ ये पारसमणि का देश है, इसलिए यहाँ के जो चक्रवर्ती जो राजा थे तो वो पूरी पृथ्वी पर राज करते थे। अतीत के इस गौरवगान का उद्देश्य नागरिकों को स्वराज्य के लिए प्रेरित करना ही था। यानी उन्होंने कहा कि स्वराज्य हमें लेना ही चाहिए। छठी इनकी विशेषता है देशी भाषाओं को प्रोत्साहन और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपनाना। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी हिंदी में की थी। सातवीं बात है स्वदेशी के प्रयोग पर वो बल दिया करते थे, यानी स्वदेशी उन्हें अच्छा लगता था। स्वामी जी ने आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी पर बल दिया। वे स्वयं मोटा देशी सूती वस्त्र पहना करते थे। आठवीं बात है दलित उद्धार और जातिवाद का खंडन, यानी उनकी निगाह में, उनकी दृष्टि में कोई भी छोटा और बड़ा नहीं है, कोई भी विशेष धर्म नहीं है, कोई भी जाति विशेष नहीं है। उन्होंने दलित उद्धार के लिए और इन्हें प्रत्येक व्यक्ति को समान मानते हुए उन्होंने जातिवाद का खंडन किया है। अब अगला एक प्रश्न आ जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक चिंतन की विवेचना कीजिए। राजनीतिक चिंतन कैसा था? तो राजनीतिक चिंतन में मर्यादित शासन व्यवस्था के लिए आग्रह करते हैं वो। दूसरी बात है स्वतंत्रता और समानता के लिए आग्रह करते हैं। तीसरी बात है राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन किया। चौथी बात है सत्ता का विकेंद्रीकरण और ग्राम प्रशासन। पांचवी उनकी राजनीतिक विशेषता है सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का आग्रह किया। और छठी है न्याय और दंड व्यवस्था पर। उन्होंने कर व्यवस्था के संबंध में भी अपने विचार दिए। अंतरराज्य संबंध, सैन्य व्यवस्था और युद्ध के संबंध में उन्होंने अपने विचार लिखे हैं। इसके अलावा आठवीं उनकी राजनीतिक चेतना की विशेषता है सार्वभौम मानवता और अंतर्राष्ट्रवाद के जनक थे। अब एक प्रश्न बनता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब और कहां की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को मुंबई में डॉक्टर माणिक चंद्र की वाटिका चिरगांव में यानी आर्य समाज की स्थापना की और इसके लगभग 2 साल बाद यानी 2 वर्ष बाद लाहौर में और उसके बाद पूरे देश में आर्य समाज की शाखाएं स्थापित हो गई थी। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ रहे हैं प्रश्न। 22वां प्रश्न बनता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रमुख धार्मिक विचार लिखिए
प्रमुख धार्मिक विचारों में एकेश्वरवाद में विश्वास था। मूर्ति पूजा का विरोध किया उन्होंने। इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रहार से हिंदू धर्म की रक्षा की। शुद्धि आंदोलन चलाया और धार्मिक क्षेत्र में भी संपूर्ण अंशों में समानता के सिद्धांत का समर्थन किया। ये बिंदु आपके लिए इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगला आपके गोपाल कृष्ण गोखले वाला पार्ट आ जाता है और इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि इसका संक्षिप्त परिचय दीजिए। परिचय आपको सभी का याद करना है ताकि ध्यान रहे। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1866 ईस्वी मुंबई प्रांत के कोल्हापुर जिले में हुआ। 13 वर्ष की अवस्था में उनके पिता का देहांत हो गया, इसलिए उनका जीवन कठोर संघर्ष में बीता। 18 वर्ष की आयु में स्नातक परीक्षा पास करके 20 वर्ष की आयु में पुणे में वो अंग्रेजी स्कूल में एक अध्यापक नियुक्त हुए और इसी विद्यालय से वो 1902 ईस्वी में प्रिंसिपल बनकर के प्रिंसिपल पद से रिटायर हुए थे। यानी 1886 में लगभग वो वहां पर आए थे और लगभग 6-7 साल रहे और 1889 में गोखले ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी और मुंबई प्रदेश के वो मंत्री भी बने थे। 1902 ईस्वी में उन्होंने केंद्रीय परिषद का सदस्य चुना गया। 1905 ईस्वी में उन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। गोखले ने अपने जीवन में 7 बार इंग्लैंड की यात्रा की, इसलिए उनको इंग्लैंड की राजनीति का अच्छा ज्ञान था। इंग्लैंड यानी गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और गोखले के मन में भी गांधी जी के प्रति बहुत अधिक अपार स्नेह था और गांधी जी उन्हें पुण्यात्मा गोखले कहा करते थे। क्या कहा करते थे? पुण्यात्मा गोखले कहा करते थे। 1869 में गांधी जी जन्मे थे, 1866 में ये जन्मते हैं, यानी लगभग समकालीन थे। 19 फरवरी 1915 ईस्वी को मात्र 49 वर्ष की आयु में ही इस महान शख्सियत ने देवलोक गमन किया। लॉर्ड कर्जन ने उनकी मृत्यु के बाद उनके बारे में ये कहा था कि उन्हें कभी देखिए यहाँ पर इंडरलाइन करनी है, उन्हें कभी भी किसी भी राष्ट्र का ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिनमें गोखले से ज्यादा संसदीय प्रतिभा हो, यानी राजनीति का ज्ञान रखने वाला इतना बड़ा व्यक्ति उन्होंने कभी नहीं देखा। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि देने का प्रस्ताव किया था, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। अब हम प्रश्नों के बहुत करीब हैं, प्रश्न समाप्त होने वाले हैं, 21 सेकंड समाप्त होने वाली है। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक चिंतन की विवेचना कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता में विश्वास पहले उनकी राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषता है। वो ब्रिटिश जाति की उदारता में विश्वास करते थे। गोखले ब्रिटिश सरकार की उदारता और न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे और एक भाषण में उन्होंने कहा था कि आवश्यकता इस बात की है कि हमें यह महसूस कराया जाना चाहिए कि चाहे हमारी सरकार विदेशी लोगों की है, लेकिन इसकी भावना राष्ट्रीय है। भारतीयों की भलाई के समक्ष अन्य सभी बातों को गौण समझती है। भारतीयों के सम्मान को अंग्रेजों के सम्मान जैसा ही महत्व देती है। गोखले को ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की सद्भावना और न्यायप्रियता में इतना अधिक विश्वास था कि दादा भाई नौरोजी की आशा डगमगा गई थी, लेकिन वो फिर भी ब्रिटिश राजनीतिज्ञों पर भरोसा करते रहे थे। दूसरी उनकी विशेषता है, गोखले ने भारत ब्रिटिश सहयोग का प्रतिपादन किया, लेकिन ब्रिटिश शासकों की जो साम्राज्यवादी नीति थी उसकी उन्होंने निर्भीक आलोचना की थी। गोखले के अनुसार ब्रिटिश शासन के हमारे लिए सबसे बड़े लाभ थे। क्या लाभ थे? देखिए यहाँ पर छोटा प्रश्न बन सकता है कि ब्रिटिश शासन से हमें गोखले के अनुसार क्या लाभ थे। तो वो था, पहला था कि समस्त देश में शांति व्यवस्था की स्थापना, जिसे वे बहुत महत्व देते थे, क्योंकि जब वो इससे अंग्रेज आए उससे पहले हमारे राजतंत्र व्यवस्था थी, प्रत्येक राजा आपस में लड़ा करते थे, बहुत अधिक मारकाट हुआ करती थी। दूसरी पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था, और वे ब्रिटिश शासन द्वारा प्रदान की गई आंग्ल भाषा को भारत के लिए वरदान मानते थे, जिसके माध्यम से भारत लोकतंत्र और स्वतंत्रता के संपर्क में आया था। इन सब के अतिरिक्त यद्यपि वे ब्रिटेन के साथ संपर्क को भारत के हित में समझते थे, लेकिन उनके मन में और उनकी दृष्टि में भारत के गौरवपूर्ण भविष्य के चित्र थे। तीसरी उनकी विशेषता है, संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलन में अधिक विश्वास। गोखले उग्र विचारों और असंवैधानिक मार्ग को भारत के लिए अहितकर समझते थे तथा उसके विरुद्ध थे। शासन तंत्र के विरुद्ध युद्ध करते समय गोखले ने वैधानिक मार्ग अपनाया। उनका प्रयास ये था कि तथ्यों और तर्कों को अपनी बात का आधार बनाया जाना चाहिए, समझा बुझा करके उन लोगों के विचार बदले जाने चाहिए, क्रांति नहीं, रक्तपात नहीं किया जाना चाहिए, और उसी का महत्व उन्होंने अपने जीवन में समझा था। उनके मन में स्वशासन की धारणा थी। गोपाल कृष्ण गोखले का अंतिम लक्ष्य भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति था। गोखले को पूरा विश्वास था कि ब्रिटिश नौकरशाही में जो आर्थिक और अन्य दोष प्रवेश कर गए हैं, उनका निराकरण स्वशासन द्वारा ही संभव है।
1907 ईस्वी में इलाहाबाद में अपना जो भाषण दिया था, उस भाषण में उन्होंने कहा था कि मेरी आकांक्षा है कि मेरे देशवासियों की स्थिति अपने देश में वैसी होनी चाहिए जैसी अन्य लोगों की अपने देश में होती है। बहुत अच्छी बात कही थी। सत्ता के केंद्रीकरण का विरोध किया। गोखले सत्ता के केंद्रीकरण के विरोधी थे। उनके अनुसार भारतीयों को उनके अधिकार तभी प्राप्त हो सकते थे जब ब्रिटिश सत्ता है वो विकेंद्रीकरण की नीति अपनाती है। उन्होंने विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव भी दिए थे और उन्होंने कहा था, क्या सुझाव दिए थे विकेंद्रीकरण के लिए, क्या सुझाव दिए थे? यहां से देखिए छोटा प्रश्न भी बन सकता है। विकेंद्रीकरण के लिए क्या सुझाव दिया कि प्रांतीय विधान परिषदों के आकार और शक्ति में वृद्धि की जाए। दूसरा उनका सुझाव था कि जिला स्तर पर कलेक्टर की स्वेच्छाचारिता को रोकना और जिला परिषद का निर्माण करना। तीसरा होम हाउस विकेंद्रीकरण, आयोग के सामने गोखले ने सत्ता के विकेंद्रीकरण सुझाव दिए। होम हाउस विकेंद्रीकरण यानी उन्होंने क्या है कि अब आयोग के सामने ये रखा था, होम हाउस आयोग के सामने। छठी उनकी विशेषता है प्रशासनिक सुधारों की आकांक्षा और तत्कालीन मांगे। गोखले अपने समय की ब्रिटिश शासन व्यवस्था के दोषों से परिचित थे, इसलिए भारत में वित्तीय, प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों के जबरदस्त समर्थक थे। उन्होंने आर्थिक सुधार के पक्ष में यह कहा था कि ब्रिटिश शासन के बढ़ते हुए सैनिक व्यय और बढ़ते हुए गृह व्यय के कारण भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार क्या कर रही है? अपने सैनिकों पर व्यय कर रही है, यानी गृह खर्च बढ़ा रही है। इससे क्या है कि भारत के लोगों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सरकार को जन कल्याण पर अधिक खर्चा करना चाहिए, सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटाई जानी चाहिए, सैनिक खर्चा है वो कम किया जाना चाहिए और प्रशासनिक सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। सातवां जो है सांप्रदायिक एकता में उनका अटूट विश्वास था। गोखले देश के सभी धर्म और जातियों के उत्थान में विश्वास रखते थे। हिंदू मुस्लिम एकता को भारत के लिए सबसे अधिक आवश्यक और कल्याणकारी समझते थे। आठवां है स्वदेशी का समर्थन किया, लेकिन बहिष्कार के प्रति वो सहमत नहीं थे। इंपॉर्टेंट बात है, गोखले स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करते थे, लेकिन उन्होंने बहिष्कार के मार्ग को स्वीकृति नहीं दी। उनकी दृष्टि में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन एक नकारात्मक और उग्र आंदोलन था, जिसके परिणाम संदिग्ध थे। 26वां प्रश्न आ गया है, अंतिम प्रश्न है ये। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की और उसके क्या उद्देश्य थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राजनीति का आध्यात्मिकरण और देश के लिए समर्पित व्यक्तियों का एक समूह तैयार किया, जिसे भारत सेवक समाज के नाम से जाना जाता है। और भारत सेवक समाज नामक संस्था की स्थापना 12 जून को की गई थी। 12 जून 1905 ईस्वी को की गई थी। 12 जून 1905 ईस्वी यानी 1905 ईस्वी को की गई थी। और इस संस्था का शिलान्यास है वो शिवराम हरिसेठ ने किया था। शिवराम हरिसेठ ने किया था। और इस संस्था में दीक्षा लेने से पहले 7 शपथें लेनी पड़ती, 7 प्रकार की शपथ लेनी पड़ती थी। देखिए इसमें छोटा प्रश्न यहां से बन सकता है, क्या शपथें थी? पहली थी राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए, राष्ट्र की सेवा करते समय व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, देश में भ्रातृत्व की भावना का विकास किया जाए, सोसाइटी द्वारा दिए गए धन से अपना जीवन यापन करना और व्यक्तिगत स्तर पर विशुद्ध नैतिक जीवन यापन करना और किसी से व्यक्तिगत आधार पर लड़ाई नहीं करना। और 7वां था सदैव सोसाइटी के आदर्शों को अपने ध्यान में रखना। अब ये अंतिम प्रश्न है, गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा से क्या आशय है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखना। जब 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ, तब उदारवादी गोखले भी इस अधिनियम से संतुष्ट नहीं हुए और ऐसी स्थिति में मुंबई के गवर्नर लॉर्ड विलिंगटन के आग्रह पर गोखले ने वैधानिक सुधारों की एक योजना तैयार की थी, जिसे युद्ध के बाद क्रियान्वित किया जाना चाहिए था। और यह योजना अगस्त 1917 में प्रकाशित हुई थी और इसे ही गोखले का वसीयतनामा कहा गया। ये तो छोटा प्रश्न है, इससे थोड़ा बड़ा आ जाता है। तो उसके उद्देश्य क्या थे, यानी क्या सुझाव दिए थे? पहला सुझाव दिया था प्रांतीय शासन में सुधार किया जाए। क्या सुधार किया जाए? कि प्रांतीय शासन में अध्यक्ष के रूप में गवर्नर हो, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड से होनी चाहिए। दूसरा है गवर्नर की सहायता और परामर्श के लिए 6 सदस्यों की कार्यकारिणी होनी चाहिए, जिसमें 3 भारतीय होने चाहिए, 3 अंग्रेज होने चाहिए। तीसरा उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक प्रांत में एक विधान परिषद होनी चाहिए, जिसकी सदस्य संख्या 75 से लेकर के 100 के बीच होनी चाहिए। और चौथा उन्होंने सुझाव दिया था प्रांतीय शासन सुधार में प्रांत की कार्यकारी सरकार और विधान परिषद का आपसी संबंध जर्मनी में जो इंपीरियल गवर्नमेंट और रसिस्टेक व्यवस्थापिका के समान होनी चाहिए, यानी इंपीरियल गवर्नमेंट और रसिस्टेक के बीच में जो समान है वो होना चाहिए। केंद्रीय शासन के लिए उन्होंने क्या सुझाव दिया था?
केंद्रीय शासन को प्रांतीय शासन पर नियंत्रण हेतु विभागों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए और केंद्र के विधान परिषद का नाम भारत विधान सभा किया जाना चाहिए। विधानसभा की शक्तियां बढ़ा देनी चाहिए और सदस्यों की संख्या बढ़ा करके लगभग 100 कर दी जानी चाहिए। और चौथा है स्थल सेना और नौसेना में अब भारतीयों को कमीशन यानी अधिकारी पद दिए जाने चाहिए। अब एक और प्रश्न रह जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले इतिहास के जानकार और अर्थशास्त्र के आचार्य थे। इस कथन के आधार पर उसके आर्थिक विचार लिखिए। आर्थिक विचारों से संबंधित प्रश्न आ सकता है। तो आर्थिक सलाहकार के रूप में देखिए उनके विचार थे, भारत के बाहरी सैनिक और प्रशासनिक व्यय में कमी करना, भारत में रेलों के विस्तार को प्राथमिकता देने का विरोध, यानी उन्होंने कहा कि जब रेलें ज्यादा होगी तो उस पर खर्चा होगा और भारत की जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। मुक्त व्यापार नीति के प्रति आशंकाएं और विरोध, ग्रामीण ऋणग्रस्तता के प्रति चिंता और कृषि सुधार पर बल, जनता पर करों के भार को कम करने पर बल, औद्योगिक विकास पर बल और वित्तीय विकेंद्रीकरण और सुधार पर बल दिया जाना चाहिए। ये था आपके 40 मिनट का वीडियो जिससे आपने एक इकाई यानी सेकंड इकाई और फर्स्ट इकाई का आधा भाग आप क्लियर कर पाए, यानी यूं कह सकते हैं कि 2 इकाइयां आप क्लियर कर पाए हैं। 9610208295 पर आपका स्वागत। और पुनः अगला जो वीडियो है यानी अगला जो पेपर या यूं कह सकते हैं प्रश्न बैंक सेकंड है वो तभी जारी होगा कि इसका रिजल्ट कैसा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।